हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के सेशंस में। हमने ऑलरेडी 3 चैप्टर्स खत्म कर दिए हैं। हमने देखा कि पहले चैप्टर में किस तरीके से औरंगजेब बिकेम द वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर ट्रांजिशन ऑफ मिडिवल इंडिया इनटू मॉडर्न इंडिया। हमने सेकेंड चैप्टर में देखा कि किस तरीके से द राइज ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स पेव्ड वे फॉर द माइटी यूरोपियंस टू कम इन इंडिया, के औरंगजेब की मौत के बाद यानी कि पोस्ट 1707 देयर वाज अ वीक चेन ऑफ रूलर्स और एम्परर्स हु वर नॉट एबल टू रूल अ सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी लाइक मुगल एम्पायर। तो सेकेंड चैप्टर में हमने देखा कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो है वो एरप्ट आ गए। और तीसरे चैप्टर में हमने देखा कि यूरोपियन का जो हिस्ट्री है वो ट्रेस किस तरीके से किया गया, या फिर यूरोपियन जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने दुनिया भर में अपने ट्रेसेस किस तरीके से छोड़े। हमने डिटेल में देखा कि वो कौन से ट्रैवलर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड वाइड सी वॉयेजेस लिया, और हमने देखा कि स्पेसिफिकली हिंदुस्तान में जो इम्पोर्टेंस या फिर हिंदुस्तान को लेकर ब्रिटिश या फिर यूरोपियन कंट्रीज का जो इंटरेस्ट था वो किस लिए था। आज हम 4th चैप्टर से डील करेंगे जो है द माइटी ब्रिटिश। हम इस चैप्टर में जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट वर दोज पॉजिटिवनेस विच पेव्ड वे फॉर द ब्रिटिश टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एम्पायर्स द वर्ल्ड हैज एवर नोन। तो चलिए हमारा आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ब्रिटिश राज के बारे में जानना होगा हिंदुस्तान में लेकर। वैसे तो ब्रिटिश राज जो था 1/3 ऑफ द वर्ल्ड जो है ब्रिटिश राज के अंदर था, ब्रिटिश कॉलोनीज थे। तो हम स्पेसिफिकली इस चैप्टर में ब्रिटिश राज इन रिलेटेड टू इंडिया इसके बारे में बात करेंगे। द ब्रिटिश राज वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिश क्राउन ऑन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम 1858 टू 1947। हमने पिछले वीडियोस में देखा कि सिंस 1600 एडी यूरोपियंस जो थे, खासकर ब्रिटिशर्स जो थे, वो क्वीन विक्टोरिया की परमिशन लेकर एज ट्रेडर्स हिंदुस्तान में आ चुके थे। जहांगीर ने उन्हें रिसीव किया था। हमने ये भी जाना कि कैप्टन हॉकिंस जो है वो सूरत में एक फैक्ट्री रखने के लिए जहांगीर की परमिशन भी मांग चुके थे। लेकिन 1600 एडी से लेकर 1858 तक जो है ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था इंडियन लैंड्स पर। इट वॉज एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के दौर से या फिर एक ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के जरिए जो है ब्रिटिश क्राउन इनडायरेक्टली हिंदुस्तान में अपने फ्लैग्स या फिर हिंदुस्तान में अपना इन्फ्लुएंस जमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पोस्ट 1857 अगर आपको याद हो तो 1857 वाज वन ऑफ द मोस्ट वाटरशेड ईयर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, बिकॉज रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर जिसे हम मीरठ म्यूटिनी भी कहते हैं तो वो 1857 में हुआ था। तो 1857 के बाद जो है ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली अज्यूम किया इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में। तो 1858 से लेकर 1947 जबकि हिंदुस्तान पार्टीशन हुआ तो इस फेज को जो है हम ब्रिटिश राज कहते हैं। द होल वॉज नेवर ऑफिशियली कॉल्ड इंडियन एम्पायर, ओनली इनफॉर्मली। ब्रिटिशर्स का राज तो यहाँ पर था, लेकिन किसी भी दिन वो लोग इसे इंडियन एम्पायर नहीं कहते थे, वो बस इसे रूल कर रहे थे ऑन बिहाफ ऑफ ब्रिटिश क्वीन। This system of governance was instituted on 20th June 1857 when after the Indian Rebellion of 1857। तो ये इस तरीके का रूल यानी कि वी आर रूलिंग द इंडियन लैंड्स ऑन बिहाफ ऑफ क्वीन या फिर इंडियन लैंड्स को एडमिनिस्टर किया जा रहा है ऑन द नेम ऑफ द ब्रिटिश मोनार्क। तो इस तरीके का गवर्नेंस जो है पोस्ट इंडियन रेबेलियन यानी कि मीरठ म्यूटिनी 1857 के बाद हुआ था। द रूल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ट्रांसफर्ड टू क्राउन इन पर्सन ऑफ क्वीन विक्टोरिया हु इन 1876 वॉज प्रोक्लेम्ड एम्प्रेस ऑफ इंडिया। तो इमीडिएटली पोस्ट 1858 जो है क्राउन ने एडमिनिस्ट्रेशन तो हिंदुस्तान का अपने हाथ में ले लिया, लेकिन फॉर्मल जो एक एम्परर या फिर एम्प्रेस ऑफ इंडिया होती है उस टाइटल को जो है 1876 में क्वीन विक्टोरिया ने अपने नाम कर लिया। इट लास्टेड अंटिल 1947 यानी कि हिंदुस्तान के इंडिपेंडेंस तक, व्हेन इट वाज पार्टीशन इनटू 2 सॉवरेन डोमिनियन स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। अंडरस्टैंडिंग यूके सबसे पहले हमें चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर का क्रक्स ही है द माइटी ब्रिटिशर्स। हमें जानना चाहिए कि हाउ कम ब्रिटिश वर वेरी सक्सेसफुल और हाउ कम ब्रिटिश बिकेम सो सक्सेसफुल इन रूलिंग और कॉलोनाइजिंग अ लार्जर पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। तो आइए देखते हैं पहले कि यूके की ज्योग्राफी क्या है। देखिए, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्थर्न आयरलैंड, कॉमनली नोन एज यूनाइटेड किंगडम और ब्रिटेन, इज अ सॉवरेन कंट्री लोकेटेड ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ यूरोपियन मेनलैंड। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन के यूरोप के रीजन जो है वहाँ पर आपको ग्रेट ब्रिटेन मिलेगा। देखिए, आप इस पूरे पिक्चर को देख सकते हैं। ये स्कॉटलैंड है, ये इंग्लैंड है, ये वेल्स और ये नॉर्थर्न आयरलैंड है। जब हम यूके या फिर ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं तो इन चारों आइडेंटिटीज़ को मिलाकर उसे यूनाइटेड किंगडम कहते हैं, यानी कि दीज 4 यूनिट्स आर यूनाइटेड अ किंगडम।
ठीक है, या फिर इसे हम ग्रेट ब्रिटेन भी कहते हैं। लेकिन इंडिविजुअली अगर हम कहें इंग्लैंड तो हम बस इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या फिर हम इंडिविजुअल कहते हैं स्कॉटलैंड तो हम इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंड दिस इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री आयरलैंड। ठीक है, द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ आयरलैंड और नॉर्थर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम, बट दिस इज अ सॉवरेन कंट्री, अ डिफरेंट कंट्री विच इज आयरलैंड। एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री है आयरलैंड। तो इन 4 यूनिट्स को मिलाकर जो है यूनाइटेड किंगडम बनता है। The thirst for pushing imperialistic and colonialist mindset across globe made British to leave the country and spread across। बहुत ही एम्बिशियस थे, बहुत ही पैशनेट थे यहाँ के लोग। और जो है आगे के स्लाइड्स में हम जानेंगे कि व्हाट वर द रीजंस व्हाई ब्रिटिश बिकेम सो सक्सेसफुल। तो कहीं ना कहीं ये इंपीरियलिस्टिक माइंडसेट, एक कॉलोनियल माइंडसेट था ब्रिटिश का, विच मेड देम टू लीव देयर लैंड्स। हालांकि ये कोस्टल एरिया भी है, यानी कि एंड द एंटायर एरिया इज कवर्ड विद सी, तो कहीं ना कहीं सी एडवेंचर्स भी यहाँ पर ज़्यादा होते थे। रेनाइजेंस की भी बात हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हिम्मत लोगों में ज़्यादा थी कि वो आगे जाएं, एक्सप्लोर करें, इन्वेट करें नए नए कंट्रीज़ को और कुछ पैसा कमा सकें। एट हाइट ऑफ देयर कॉलोनियल रूल नियरली 1/3 ऑफ ग्लोब वॉज अंडर देयर कंट्रोल। यानी कि 19th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्पायर वॉज एट इट्स बेस्ट तो नियरली 1/3 ऑफ द ग्लोब, यानी कि ग्लोब का 1/3 हिस्सा जो था वो ब्रिटिश कॉलोनीज थे। ज़्यादातर इसमें साउथ एशियन कंट्रीज ही थे, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस वक्त के, या फिर इंडोनेशिया, म्यांमार, ऐसे जो कंट्रीज थे साउथ एशियन कंट्रीज ज़्यादातर हुआ करते थे। इवन अफ्रीका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स पर भी ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड किंगडम का दबदबा बहुत हुआ करता था। तो व्हाट वर द रीजंस व्हाई दे बिकेम सो सक्सेसफुल? ब्रिटिशर्स वर एक्चुअली नोन फॉर देयर श्रूड डिप्लोमेसी। आप अगर यूरोप का मैप देखें तो ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस शेयर अ जोग्राफिकल बाउंड्री। तो कहीं ना कहीं देयर वाज अ बिटर राइवलरी बिटवीन दीज 2 कंट्रीज। तो यहाँ पर ऐसे कई इंस्टेंस आपको मिलते हैं मेडिवल वर्ल्ड में कि जब ब्रिटिश डिप्लोमेसी लिटरली आउटनंबर्ड द फ्रेंच। इवन जब हम हिंदुस्तान का इतिहास पढ़ते हैं तो 1763 में बैटल ऑफ वंडीवाश, जहां पर फ्रेंच और ब्रिटिश ने हिंदुस्तान में अपने सुप्रीमेसी के लिए फाइट किया था, आज भी कई हिस्टोरियंस का मानना है कि इट वाज 80% बिकॉज ऑफ श्रूड डिप्लोमेसी विच ब्रिटिशर्स यूज्ड अगेंस्ट फ्रेंच टू ड्राइव देम अवे ऑफ इंडियन लैंड्स। तो ये बहुत ही अच्छी उनकी ब्रिटिशर्स की खासियत थी कि वो श्रूड डिप्लोमेट्स थे। सुपीरियर गन पावर हम 15th सेंचुरी में देखते हैं कि मुग़ल बादशाह बाबर आते हैं। He enters India in 1527 with first battle of पानीपत। और कई हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि द मोस्ट और द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाई बाबर वन द इंडियन लैंड्स वाज बिकॉज ऑफ सुपीरियर कैनन्स विच ही हैड, सुपीरियर एम्यूनेशंस विच ही हैड। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश आउटनंबर्ड देम। तो आज तक जो कन्वेंशनल किंगडम्स जो तलवारें इस्तेमाल करते थे, घोड़ा हाथी इस्तेमाल करते थे, ऑल ऑफ अ सडन ब्रिटेन ने जो है उसे रिप्लेस कर दिया विथ गन पावर। यानी कि एक वॉरियर अगर अपनी तलवार से कहीं ना कहीं एक ओपोनेंट को हराता है तो उसी जगह पर एक वॉरियर अपनी एक गन से कम 10 ओपोनेंट्स को मार गिरा सकता है। तो कहीं ना कहीं सुपीरियर गन पावर ऑल्सो हेल्प्ड ब्रिटिशर्स इन सक्सीडिंग। माइटी मिलिट्री टैक्टिक्स, अगर हम इंडिया का इतिहास पढ़ते हैं, खासकर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तो हम देखते हैं किस तरीके से मिलिट्री टैक्टिक्स इस्तेमाल करते थे ब्रिटिशर्स। कहीं ना कहीं डच को जो है वो फ्रेंच के खिलाफ लड़वा दिया, और कहीं ना कहीं पोर्चुगल को जो है वो गोवा तक ही सीमित रखने दिया, और कहीं ना कहीं निज़ाम्स और मराठास के बीच जो है लड़ाई डाल दी। तो दीज वर द वन ऑफ द मोस्ट माइटी मिलिटरी टैक्टिक्स विच दे यूज्ड। तो इनके जनरल्स जो ज़्यादातर रॉबर्ट क्लाइव या फिर वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे, दे लिटरली वर वन ऑफ द बेस्ट मिलिटरी कमांडर्स। रिनाइजेंस 16th और 17th सेंचुरी में जो है नए नए इन्वेंशंस हो रहे थे। देयर वर मॉडर्न फिगर्स एरप्टिंग आउट इन यूरोपियन कंट्रीज। तो रिनाइजेंस ऑल्सो प्लेड वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इन पुशिंग द ब्रिटिशर्स टू कम आउट ऑफ देयर मेनलैंड। एडवेंचर सीकिंग, तो कई जो सिटीजन्स थे उस वक्त के वो एडवेंचर सीख करना चाहते थे, और दरअसल इस एडवेंचर सीकिंग के पीछे जो था वो एक मॉनेटरी बेनिफिट था, क्योंकि वो आना चाहते थे इंडियन लैंड्स या फिर एक्सप्लोर करना चाहते थे ताकि उन्हें ट्रेड के जो है नए नए रास्ते मिल सकें। डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज़, हमने बखूबी जाना कि किस तरीके से 1947 में इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ। तो देर इज़ अ यूनानिमस अग्रीमेंट बिटवीन ऑल क्रिटिक्स एंड ऑल हिस्टोरियंस दैट इट वाज बिकॉज ऑफ द डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश के आज भी हिंदुस्तान जो है उस पार्टीशन के स्कार को लेकर जी रहा है। अब हम देखेंगे कि हिंदुस्तान में ब्रिटिशर्स का रूल किस तरीके से था।
फेज़ 1 यानी कि पहला फेज़। दे एंटर्ड इंडिया थ्रू ईस्ट इंडिया कंपनी एज ट्रेडर्स इन 1600 एडी। हमने पहले स्लाइड्स में देखा कि क्राउन जो है वो 1857 में आया, लेकिन 1600 से 1857 तक जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था। लेकिन एक छोटा सा लॉजिक जो हमें समझना है वो ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भी एक ब्रिटिश अंडरटेकिंग है, यानी कि इट वाज आल्सो समवेयर कंट्रोल्ड बाय क्राउन। सो इनडायरेक्टली वो क्राउन था जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करने की या फिर हिंदुस्तान पर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा था सिंस 1600 AD, विच दे एक्चुअली स्टार्टेड एज अ मियर ट्रेडर्स। कैप्टन हॉकिंस, आप पिक्चर देख सकते हैं, कैप्टन हॉकिंस है। कैप्टन हॉकिंस रिक्वेस्टेड जहांगीर फॉर अ फैक्ट्री एट सूरत। हमने देखा कि किस तरीके से 1608 AD में जहांगीर के दरबार में गए थे कैप्टन हॉकिंस परमिशन मांगने के लिए कि सूरत में एक फैक्ट्री खोलने के लिए उन्हें इजाज़त दी जाए। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज़ यानी कि पहले फेज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट उनके विक्ट्रीज थे ब्रिटिश के, वो पहला था बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ प्लासी क्रूशियल इसलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रिटिश का प्रेजेंस हिंदुस्तान में बताया गया था इस बैटल के ज़रिए। हम आगे के स्लाइड्स में इसके बारे में डिसाइड करेंगे। और बैटल ऑफ बक्सर लिटरली शोड दैट ब्रिटिश वर हियर फॉर अ सीरियस बिजनेस, दे वर नो मोर ट्रेडर्स, दे एक्चुअली वांटेड टू रूल कंट्री। ऑब्टेन्ड दीवानी राइट्स ओवर बंगाल एंड ओडिशा इन 1764, यानी कि पोस्ट बैटल ऑफ बक्सर जो है दीवानी राइट्स यानी कि बंगाल और ओडिशा में जुडिशियल और रेवेन्यू कलेक्शन के राइट्स जो है ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में लिए थे विद द हेल्प ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बैटल ऑफ प्लासी, अभी हमने देखा कि बहुत ही क्रूशियल बैटल था बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी दरअसल एक डिसाइसिव विक्ट्री थी फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ओवर द नवाब ऑफ बंगाल एंड हिज फ्रेंच अलाइज ऑन 23 जून 1757। 1757 में जो है बंगाल में जो प्रिंस हुआ करते थे या जब बंगाल में जो नवाब हुआ करते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक साजिश रची और कहीं ना कहीं फ्रेंच का जो था वो इन्फ्लुएंस उन पर ज़्यादा था। फ्रेंच जो है वो बंगाल के नवाब को रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप लड़ें और हम आपका साथ देंगे अगेंस्ट द सुपीरियर गन पावर ऑफ ब्रिटिश, हम आपको सपोर्ट देंगे मिलिट्री वगैरह का, लेकिन ब्रिटिशर्स को जो है आप हिंदुस्तान से निकाल दीजिएगा और हमें जो है मेयरली ट्रेड करने की परमिशन दे दीजिएगा। तो कहीं ना कहीं बंगाल के नवाब जो है ही वॉज हैप्पी विद दिस प्रपोजल एंड टुगेदर नवाब ऑफ बंगाल और फ्रेंच अलाइज यानी कि फ्रेंच के जो उनके उस वक्त के अलाइज थे, दे fought against British, but British जो है by using their mighty military tactics and superior gun power, they outnumbered them and they literally defeated the Nawab of Bengal. Under the leadership of Robert Clive, which was possible due to defection of Mir Jafar Ali Khan, who was Sirajuddauला's commander in chief. तो बंगाल के नवाब उस वक्त जो थे वो सिराजुद्दौला थे जिन्होंने फ्रेंच के अलाइज की मदद से ब्रिटिश पर वॉर किया, लेकिन सिराजुद्दौला के एक कमांडर थे मीर जाफ़र अली। तो अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि माइटी मिलिट्री टैक्टिक्स वर और श्रूड डिप्लोमेसी वाज वन ऑफ द रीजंस फॉर ब्रिटिशर्स सक्सेस। तो देखिए किस तरीके से सिराजुद्दौला के इम्पॉर्टेंट एक कमांडर को जो है रॉबर्ट क्लाइव ने, जो कि ब्रिटिश के रिप्रेजेंटेटिव थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने मीर जाफ़र अली को अपने पास खींच लिया। सो समवेयर देर वॉज डिफेक्शन फ्रॉम नवाब ऑफ बंगाल, मीर जाफ़र अली डिफेक्टेड फ्रॉम सिराजुद्दौला साइड टू रॉबर्ट क्लाइव. So this gave a deathly blow to Bengal and French allies. The battle helped the company seize control over Bengal. तो हमने अभी देखा कि किस तरीके से 1757 में ब्रिटिशर्स को एक मदद मिल गई या फिर ब्रिटिशर्स ने असर्ट की अपनी आइडेंटिटी हिंदुस्तान में। उन्होंने कहा कि वी आर हियर फॉर अ सीरियस बिजनेस, वी एग्जिस्ट हियर एंड यू कैन नॉट इग्नोर अस। ये पहला डेंट था ब्रिटिश का इन द मुगल एम्पायर, जो कि बंगाल या फिर अलग अलग कॉन्फेडरेसीज में डिवाइड हुआ था। तो द बैटल ऑल्सो हेल्प कंपनी सीज द कंट्रोल ऑफ बंगाल। तो अब बंगाल का कंट्रोल जो है वो इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों आ गया था। और द नेक्स्ट 100 years दे सीज्ड कंट्रोल ऑफ द एंटायर इंडियन सबकॉन्टिनेंट एंड म्यांमार। द बैटल ऑफ बक्सर, 1757 बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। देखिए बैटल ऑफ बक्सर के बारे में देखते हैं और ये क्यों क्रूशियल है, इसके बारे में बात करते हैं। Fought on 22 October 1764 between the forces under the command of British East India Company led by Hector Munro and the combined armies of Mir Qasim, the Nawab of Bengal till 1763. 1757 में बैटल ऑफ प्लासी के बाद हमने देखा कि मीर जाफ़र ने साइड्स चेंज किए। सिराजुद्दौला को छोड़कर उन्होंने जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया।
तो इमीडिएटली उन्हें बंगाल का नवाब बना दिया गया था। लेकिन चंद दिनों के बाद मीर जाफ़र ने जो है अगेन रिवॉल्ट शुरू किया ब्रिटिशों के खिलाफ, ये कह कर के देयर रेवेन्यूज वर रियली हाई। तो इमीडिएटली ब्रिटिशों ने जो है मीर कासिम को यानी कि एक और मिलिट्री कमांडर को बंगाल का नवाब बनाया। लेकिन मीर कासिम जो है लिटरली वो भगावत पे आ गए। उन्होंने इमीडिएटली जो है वो वॉर अनाउंस किया अगेंस्ट द वेरी ब्रिटिशर्स हु अपॉइंटेड हिम। सो ब्रिटिशों के लिए जो थे मुकद्दम थे वो हेक्टर मुनरो थे। 1757 में इट वॉज रॉबर्ट क्लाइव, 1764 में इट वॉज हेक्टर मुनरो। यहाँ 1757 में सिराजुद्दौला थे ऑन बिहाफ ऑफ बंगाल एंड फ्रेंच अलाइज। यहाँ पर फ्रेंच तो नहीं है, देयर वर कंबाइंड अलाइज ऑफ नवाब ऑफ अवध एंड बंगाल। हम आगे इसके बारे में देखते हैं। Mir Jafar was made the Nawab of Bengal for a second time in 1763 by the company just after the battle। तो मीर कासिम ने जो है लिटरली बगावत की और उन्होंने बैटल इशू किया, अनाउंस किया ब्रिटिशों के खिलाफ ही। तो ब्रिटिशों ने मीर कासिम को हराकर फिर से मीर जाफ़र को सेकेंड टाइम जो है नवाब बनाया बंगाल का। द नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला and the Mughal Emperor Shah Alam II, accompanied by Raja Balwant Singh of Khashi, made an alliance with मीर कासिम। 1760s में जो है मुग़ल के जो बादशाह थे उस वक्त शाह आलम और अवध के जो नवाब थे शुजाउद्दौला और राजा खासी के जो थे राजा बलवंत सिंह, इन्होंने एक अलायंस बनाया मीर कासिम को लेकर कि यू गो अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स एंड वी विल सपोर्ट यू। तो देखिए इतना पावरफुल अलायंस यानी कि मुग़ल प्लस अवध प्लस अ लोकल राजपूत किंगडम, इन तीनों के मिलने के बाद भी जो है ब्रिटिशर्स को हराना नामुमकिन था। यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ मिलिट्री माइट और द काइंड ऑफ गन पावर विच ब्रिटिशर्स हैड एट दैट टाइम। It was a decisive victory for British East India Company. The war was brought to an end by Treaty of Allahabad in 1765। ये वही बैटल था जिसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को यानी कि ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद साइन की थी। इसके बाद जो है ब्रिटिशर्स को दीवानी राइट्स दिए गए थे ओवर द एरिया ऑफ बंगाल एंड ओडिशा, जो कि आज के ज़माने के बंगाल और ओडिशा का जो एरिया है। द ईस्ट इंडिया कंपनी, हमें फर्स्ट फेज़ में ये तो देखा कि किस तरीके से ट्रेडर्स की तरह उन्होंने एंट्री की। तो ट्रेडर्स की तरह एंट्री की तो वो ट्रेडर्स कौन थे? ईस्ट इंडिया कंपनी थे। तो आइए जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है। देखिए, द कंपनी वॉज एन इंग्लिश एंड लेटर ब्रिटिश जॉइंट स्टॉक कंपनी। दरअसल ये एक जॉइंट स्टॉक कंपनी थी जिसमें शेयर इन्वेस्ट किए गए थे फ्रॉम द सिटीजन्स ऑफ ब्रिटिशर्स, लेकिन ये कहीं ना कहीं क्राउन के सुप्रीमेसी के नीचे ही था। It was formed to trade in the Indian Ocean region, initially with the Mughals of India and East Indies and later with King China। तो कहीं ना कहीं इस जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने की रीज़न ही ये था कि वो हिंदुस्तान जाए, साउथ एशियन कंट्रीज़ जाए और फर्दर चाइना में जाकर जो है ट्रेड को पूरा कर सके। द कंपनी एंडेड अप सीजिंग कंट्रोल ऑफ लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, colonized parts of Southeast Asia and colonized Hong Kong after the first Opium War। तो देखिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी ट्रेड करने के लिए, इट समवेयर स्टार्टेड टू सीज द पावर इमीडिएटली या फिर स्लोली जो है उन्होंने कंट्रोल लिया इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। बिल्कुल 1947 में इंडिपेंडेंस मिला। कॉलोनाइज्ड पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, मलेशिया इंडोनेशिया के कई पार्ट्स पर जो है कॉलोनीज इन्होंने बनाए। एंड कॉलोनाइज्ड हांगकॉन्ग आफ्टर द फर्स्ट ओपियम वॉर। हालांकि हांगकॉन्ग को जो है 1960s तक भी एक ब्रिटिश कॉलोनी की तरह ही रखा गया था। The company received a royal charter from Queen Elizabeth I on 31st December 1600, coming relatively late to trade in the Indies। तो कहीं ना कहीं हमने देखा कि 1600 क्वीन एलिजाबेथ के एक चार्टर यानी कि उनके परमिशन को लेकर जो है ब्रिटिशों ने एंटर किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने एंटर किया एज अ ट्रेडिंग फर्म। फेज़ 2, हमने फेज़ 1 के बारे में तो बात किया जहाँ पर ब्रिटिश जो है वो डायरेक्टली रूल नहीं कर रहे थे, इनडायरेक्टली रूल कर रहे थे। और ये था फेज़ 2 जहाँ पर डायरेक्टली क्राउन जो है अज्यूम कर रहा था इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को। टिल 1857 इट वॉज कंपनी रूल। बिल्कुल मीरट म्यूटिनी जिसे हम कहते हैं, जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 या फिर फर्स्ट रिवॉल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, तो 1857 तक जो था वो कंपनी रूल था। और पोस्ट 1857 इट वॉज ब्रिटिश क्राउन या फिर क्राउन रूल इन इंडिया। The population of the territory that became the British Raj was 100 million by 1600 and remained nearly stationary until 19th century. The population of British Raj reached 255 million according to the first census taken in 1881 of India। तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर इतने सुदीर्घ या फिर इतने लंबे वक्त तक था कि हिंदुस्तान का पॉपुलेशन भी देखिए डबल हो गया, फ्रॉम 100 मिलियन इन 1600 टू 255 मिलियन
in 19th century। तो इतना बड़ा उनका एम्पायर था और इतना लंबा उनका एम्पायर या फिर राज हिंदुस्तान में चल रहा था। द माइटी ब्रिटिश नाउ हैड नथिंग टू लुक बैक अगेन। तो जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनके काम को आसान कर दिया था बाय माइटी ब्रिटिश टैक्टिक्स, बाय श्रूड डिप्लोमेसी, समवेयर ब्रिटिशर्स वर सक्सेसफुल इन रेजिंग देयर फ्लैग ऑन इंडियन लैंड्स। For not less than 250 years, the British plundered the Indian wealth. It was for this senseless plunder that today United Kingdom has world's sixth largest economy by nominal gross domestic product। हम इस स्लाइड में इस चीज़ की जानकारी करेंगे कि वो किस तरीके का प्लंडर था कि आज यूके जो है वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज माना जाता है। तो नॉट लेस देन 250 ईयर्स महज इंडियन वेल्थ पर ही नहीं, कई ऐसे कॉलोनीज थे थ्रू आउट वर्ल्ड जिन पर ब्रिटिश का प्लंडर हुआ। ब्रिटिशों ने उनके नेचुरल एज वेल एज इकोनॉमिक वेल्थ को जो है प्लंडर किया। सो टुडे एज ऑफ नो द ब्रिटिश या फिर यूनाइटेड किंगडम हैज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिक्स्थ इकोनॉमी बाय नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बिल्कुल, इट इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री एंड द वर्ल्ड्स फॉरमोस्ट पावर ड्यूरिंग द 19th एंड अर्ली 20th century। The UK remains a great power with considerable economic, cultural and military, scientific and potential influence internationally। ये भी सही है। It is a recognized nuclear weapon state and is sixth in military expenditure in world। It has been a permanent member of United Nations Security Council since its first session in 1946। तो आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा कंट्री यूनाइटेड किंगडम, छोटा सा इसका माने व्हेन वी कंपेयर यूनाइटेड किंगडम विद इंडियन लैंड्स, नोवेयर डज दिस स्टैंड एज कंपटीशन टू इंडियन लैंड्स। लेकिन फिर भी आज के ज़माने के में यानी कि 21st सेंचुरी में वन ऑफ द मोस्ट रीज़न और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न वाई ब्रिटिश हैज़ बिकम अ डेवलप्ड कंट्री वॉज बिकॉज ऑफ दिस सेंसलेस प्लंडर विच दे केप्ट अक्रॉस कॉलोनीज एंड स्पेशली द इंडियन लैंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।